हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एयर टू एयर रिफ्यूलर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे इनके रोल को। साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स की जो पोजीशन है वो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स को लेकर क्या है। तो दुनिया में दो तरह के एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, एक प्रोब एंड ड्रॉग कॉन्फ़िगरेशन वाले, दूसरे फ्लाइंग बूम कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो जो प्रोब एंड ड्रॉग कॉन्फ़िगरेशन है ये वाइडली यूज़ करी जाती है और जो फ्लाइंग बूम है वो मेनली अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ यूज़ करती हैं। तो इंडिया द्वारा भी प्रोब एंड ड्रॉग कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करी जाती है एरियल रिफ्यूलिंग के लिए और ये काफ़ी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम डिस्कस करें कि प्रोब एंड ड्रॉग कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फ्लाइंग बूम कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हम डिस्कस कर लेते हैं कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ज़रूरी क्यों है। तो पहला जो इसका एडवांटेज है वो लॉन्ग डिस्टेंस फेरी फ्लाइट्स में जो फ्यूल है उसकी काफ़ी बचत होती है। सपोज करिए एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको 4-5 हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है और वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं कर सकता तो उसे बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, कई बार लैंडिंग और टेक ऑफ को परफॉर्म करना पड़ेगा रिफ्यूलिंग करवा कर। तो ये जो मल्टीपल टेक ऑफ लैंडिंग का प्रोसीजर होगा इसमें उसको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के मुकाबले 30 से 40% ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कि एक आइडियल ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद जो समय की खपत हो रही है वो अलग, और यही चीज़ किसी मिशन के दौरान हो तो वहाँ पर फ्यूल की और समय की दोनों की बहुत वैल्यू है। तो अब यहाँ से बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो मान लीजिए एक फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने मिशन परफॉर्म करने हैं लद्दाख जैसे हायर एल्टीट्यूड वाले एरिया में जहाँ पर एयर डेंसिटी काफ़ी कम है। तो वहाँ पर जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा और जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी होगी वो भी एयरक्राफ्ट की कम हो जाएगी। तो वहाँ पर जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। एयरक्राफ्ट कम फ्यूल को कैरी करते हुए ज़्यादा वेपन कैरी कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद हवा में आने के बाद रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की वजह से उनको अपने वेपन पैकेजेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टैंकर्स हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े एडवांटेज की। तो ये अवैक्स को लेकर है। हम लोग जानते हैं कि जो अवैक्स एयरक्राफ्ट होते हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है एयर टू एयर कॉम्बैट के दौरान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट से जो कि मिशन परफॉर्म कर रहे हों। तो ये अवैक्स जितना समय हवा में रह सकते हैं उतना बेहतर, और इनका जो एंड्योरेंस है वो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स को यूज़ करके बढ़ाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो वो नेवी के एयरक्राफ्ट के लिए है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस टेक ऑफ की वजह से स्पेशली स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से वो अपने पूरे पेलोड को पूरे फ्यूल के साथ कैरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट है अपने पूरे पेलोड के साथ और कम फ्यूल के साथ टेक ऑफ करते हुए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके अपने मिशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेवल एयरक्राफ्ट के लिए भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग किसी भी मॉडर्न एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं दोनों टाइप की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के बारे में। शुरुआत करते हैं फ्लाइंग बूम से। तो फ्लाइंग बूम में एक टेलीस्कोपिक ट्यूब होती है जो कि रिजिड होती है और उस पर कंट्रोल सरफेसेस होते हैं एक विंग की तरह। तो यहाँ पर आपको एक बूम ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि इस ट्यूब को एयरक्राफ्ट से निकालता है और इसको एक्सटेंड करता हुआ रिसीविंग एयरक्राफ्ट के रिसेप्टिकल पे जॉइन करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस दोनों है, पर यहाँ पर जो रिफ्यूलिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इसको फ्लाइंग बूम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वीटेल कॉन्फ़िगरेशन में कंट्रोल सरफेसेस होते हैं। तो रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पर टैंकर और एयरक्राफ्ट को एक रॉन्डेवू पॉइंट पे आना पड़ता है, जिसके बाद दोनों फॉर्मेशन में फ्लाई करते हैं और फिर जो रिफ्यूलिंग का प्रोसेस है वो चालू किया जाता है। तो रिफ्यूलिंग करने से पहले एक एयर रिफ्यूलिंग एनवेलप होता है जहाँ पर जिस एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग करवानी है वो उस एनवेलप पे ही फ्लाई करता है। तो जब जिस एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग होनी है वो अपने आप को रिफ्यूलिंग एनवेलप पे मेंटेन करता है, उसके बाद जो बूम ऑपरेटर है वो अपना काम चालू करता है। तो जो टेलीस्कोपिक ट्यूब है वो एयरक्राफ्ट से निकल कर आती है और जो बूम ऑपरेटर है वो स्टिक को यूज़ करता हुआ जो टेलीस्कोपिक ट्यूब है उसके कंट्रोल सरफेसेस को मूव कराते हुए कोशिश करता है कि जिस एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग करनी है उसके रिसेप्टिकल पे उसे जॉइन कर सके। तो इस ट्यूब के रिसेप्टिकल पे जॉइन होने के बाद रिफ्यूलिंग चालू होती है और जो रिफ्यूलिंग रेट है वो काफ़ी हाई होता है। तो ये जो रेट है वो करीबन 6500 पाउंड पर मिनट तक हो सकता है। तो इस तरह की जो रिफ्यूलिंग है वो काफ़ी डेंजरस होती है
जिस एयरक्राफ्ट में रिफिलिंग हो रही है अगर वो गलत मुड़ जाए या फिर कंट्रोल खो दे तो जो रिफ्यूलर है उसका डिस्ट्रॉय होना या फिर ख़त्म होना तय है। और ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो पास्ट में हुए हैं। तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन है बूम ऑपरेटर और जो एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग करा रहा है उसके पायलट के बीच में वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिसको मेंटेन कराने के लिए डायरेक्टर लाइट्स को यूज़ किया जाता है। साथ में जो कम्युनिकेशन है वो भी कंटिन्यूस रहती है। तो अमेरिका के जो KC-135 स्ट्रेटो टैंकर हो गए, KC-10 एक्सटेंडर हो गए और सबसे लेटेस्ट KC-46 पेगासस हो गए, ये सब फ्लाइंग बूम कॉन्फ़िगरेशन वाले टैंकर्स हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोब एंड ड्रॉग कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये जो प्रोब एंड ड्रॉग कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक ड्रॉग होता है जो कि टैंकर से निकलता है। ये देखने में बिल्कुल शटल कॉक की तरह दिखता है और ये टैंकर से होस ड्रम यूनिट से निकलता है। तो ये जो होस ड्रम यूनिट है इसको अलग से लगाया जा सकता है। तो जब रिफ्यूलिंग करनी होती है होस ड्रम यूनिट से ये जो ड्रॉग है वो बाहर निकलता है और ये एयरक्राफ्ट के पीछे स्टेबलाइज होता है और फ्लाई करता है। तो जिस एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग करनी होती है उसमें एक प्रोब लगा होता है जिसको पायलट अपनी फ्लाइंग स्किल से इस ड्रॉग पे ज्वाइन करने की कोशिश करता है। और जब प्रोब और ड्रॉग ज्वाइन हो जाते हैं तो प्रोब पे एक वॉल्व होती है जो कि खुल जाती है और फ्यूल को रिसीव करना चालू करती है। तो ये जो वॉल्व है ये स्टैंडर्ड है, इसको यूके की फ्लाइट रिफ्यूलिंग लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसको स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया है ताकि टैंकर कोई भी हो प्रोब एंड ड्रॉग कॉन्फ़िगरेशन में रिफ्यूलिंग करी जा सके। तो ये काफ़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर जो रिफ्यूलिंग रेट है वो फ्लाइंग बूम कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये रेट फ्लाइंग बूम के 6000 पाउंड्स पर मिनट के कंपैरिजन में 2000 पाउंड्स पर मिनट के आसपास होता है। तो जो रिफ्यूलिंग रेट है वो भले ही कम है पर इसका फ़ायदा ये है कि एक बार में कई एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल किया जा सकता है। बात करें इंडिया के IL-78 टैंकर की ही तो वो एक बार में कम से कम 2 एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर सकता है। वहीं पर जो फ्लाइंग बूम कॉन्फ़िगरेशन है उसमें खाली एक ही एयरक्राफ्ट एक बार में रिफ्यूलिंग कर सकता है। तो प्रोब एंड ड्रॉग रिफ्यूलर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी सिंपल होती है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए आप कई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एज अ रिफ्यूलर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके मेन एग्जांपल्स की बात करेंगे तो IL-78 एक एग्जांपल है, साथ में एयरबस का A330 MRTT भी इसका एक एग्जांपल होगा। कई जगह पर जो हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है उसको भी एयर टू एयर रिफ्यूलर में कन्वर्ट किया गया है। साथ में प्रोब एंड ड्रॉग कॉन्फ़िगरेशन में बड़ी रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी आता है जिसमें एक फाइटर एयरक्राफ्ट दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग कर सकता है। तो यहाँ तक तो थी एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की इंपॉर्टेंस और उनके टाइप। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की हालत यहाँ पर क्या है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 6 IL-78 MKI ऑपरेट किए जाते हैं जिनको अपग्रेड किया गया है इजरायली रिफ्यूलिंग किट से। तो ये अपना काम अच्छे से कर देते हैं पर इनकी जो सर्विसेबिलिटी है 2016 की CAG रिपोर्ट के हिसाब से वो खाली 49% है। तो खाली 6 एयरक्राफ्ट में अगर 49% सर्विसेबिलिटी है तो ये नंबर बहुत ख़राब है और वो भी तब जब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स खाली 6 टैंकर्स को यूज़ कर रही हो जबकि उसके ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग प्रोब है। ये कुछ इस तरीके से हो गया कि हमने गेमिंग कंसोल की जॉयस्टिक खरीद रखी है पर हमारे पास गेमिंग कंसोल नहीं है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा लीजिंग का ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जा रहा है, जहां पर एयरबस के A330 MRTT को लीज पे लिया जाना है। करीबन 6 एयरक्राफ्ट को लीज पे ले जाने की बात चल रही है जिसमें एक एयरक्राफ्ट पर सीरियसली बात चल रही है। तो एक और चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे, अमेरिका द्वारा इंडिया को KC-46 पेगासस टैंकर जो है वो ऑफर किया गया था। तो ये जो टैंकर है वो फ्लाइंग बूम कॉन्फ़िगरेशन का है। तो इसमें कई लोगों के सवाल आते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है वहाँ पर रिफ्यूलिंग प्रोब एंड ड्रॉग कॉन्फ़िगरेशन में परफॉर्म करी जाती है, तो ये जो फ्लाइंग बूम कॉन्फ़िगरेशन वाला टैंकर है ये हमारे काम कैसे आ सकता है। तो एक बूम ड्रॉग अडाप्टर यूनिट होता है। तो इस यूनिट को आप फ्लाइंग बूम का जो टेलीस्कोपिक ट्यूब होता है उसमें लगाते हो और फिर इस यूनिट का जो ड्रॉग होता है वो किसी भी प्रोब वाले एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग कर सकता है। ये कुछ इस टाइप का होता है जैसे कि आप माइक्रो USB से USB में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।